राइज ऑफ चाइना एंड द मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न चाइना के राइज और उसके मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स के बारे में। चाइना दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर्स और रिचेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक रहा है, और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि चाइना एक समय पर दुनिया की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी भी रह चुका है। ऐसा माना जाता है कि 1800s के पहले चाइना बाकी दुनिया से रिलेटिवली आइसोलेटेड था। इसका प्राइमरी रीजन चाइना की जियोग्राफी है। चाइना साउथ वेस्ट में हिमालयाज, नॉर्थ में गोबी डेजर्ट और ईस्ट में पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ था। इसकी वजह से चाइना में फॉरेन इन्वेडर्स अक्सर आ ही नहीं पाते थे। चाइना के बाहर डेवलप की गई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और फिलोसॉफिकल आइडियाज भी चाइना तक पहुंच नहीं पाते थे। इसीलिए चाइनीज कल्चर एक आइसोलेशन के माहौल में डेवलप हुई। चाइना में एक कंप्लीटली यूनिक कल्चर का क्रिएशन हुआ। वहां कई एंशिएंट इनोवेशंस देखे गए, जैसे उनका यूनिक राइटिंग सिस्टम, ब्रॉन्ज आर्ट, फोक रिलीजन्स और ताओइज्म और कन्फ्यूशियनिज्म जैसी फिलॉसफीज। चाइना का इन्फ्लुएंस कई एंशिएंट कल्चर्स में देखा गया है। चाइनीज सिल्क इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसे 3000 ईयर्स पुराने एंशिएंट इजिप्ट में भी पाया गया है। इसके अलावा चाइना ने कई कल्चर्स को टेक्निकल इंस्पिरेशन भी दी। उसने पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, कंपास, साइज्मोमीटर, गन पाउडर और बैंक नोट्स का आविष्कार कर वर्ल्ड हिस्ट्री को काफी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किया। 16th सेंचुरी यूरोप में चाइनीज गुड्स जैसे सिल्क, टी और पोर्सिलेन की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि एक समय पर वर्ल्ड का 14% सिल्वर चाइना की तरफ फ्लो कर रहा था। चलिए अब हम समझते हैं कि ये मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स क्या है। व्हाट इज मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स? दोस्तों, इसी जियोग्राफिकल और कल्चरल आइसोलेशन की वजह से शायद चाइना को लगता था कि वो दुनिया का सेंटर पॉइंट है या दुनिया के मिडिल में सिचुएटेड है। इसीलिए उसे मिडिल किंगडम कहा जाने लगा। साथ में एंशिएंट चाइना के इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से कई वेस्टर्न राइटर्स ऐसा मानते हैं कि चाइना खुद को एक सुपीरियर कल्चर समझने लगा। इस सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी को मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स कहा जाने लगा। वेस्टर्न राइटर्स के हिसाब से ये साइकोलॉजी चाइनीज माइंड में बहुत डीप रूटेड है। इसका इस्तेमाल चाइना को बाकी देशों से बेहतर और खुद को सबसे सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल प्लेयर बताने के लिए किया जाता है। पॉलिटिकली इस टर्म का यूज चाइनीज लोगों में एक्सट्रीम नेशनलिज्म और प्राइड प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स के रूट्स को समझते हैं और चलते हैं चाइना के इतिहास की तरफ। एंशिएंट चाइना एंड जेनेसिस ऑफ द मिडिल किंगडम। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के स्कॉट कैनेडी के हिसाब से चाइना का मतलब ही मिडिल किंगडम है, क्योंकि चाइना का लिटरल ट्रांसलेशन ज़ुआंगुओ या फिर मिडिल किंगडम है। ट्रेडिशनली चाइनीज अपनी कंट्री को ज़ुआंगुओ ही बुलाते थे। ज़ुआंगुओ टर्म का ओरिजिन 6th सेंचुरी बीसी में ज़ाओ डायनेस्टी के दौरान लिखे गए टेक्स्ट्स में है। ज़ोंग का मतलब है सेंट्रल या फिर मिडिल और गुओ का मतलब है स्टेट या फिर नेशन। इस टर्म का सही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत डायनामिक और शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट था। हजारों साल पहले जब चाइना कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था, तब मिडिल या सेंट्रल किंगडम उन स्टेट्स को कहा जाता था जो जियोग्राफिकली मिडिल एरियाज में लोकेटेड थे, जो जनरली येलो रिवर वैली में आते थे। येलो रिवर वैली तब चाइना में कल्चरली काफी सिग्निफिकेंट रीजन था। येलो रिवर वैली कोर एरिया थी, जिसके पेरिफेरी पर लोकेटेड ट्राइब्स एम्परर को ट्रिब्यूट पे करती थी। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि ज़ुआंगुओ टर्म का इस्तेमाल कुछ समय के लिए कम हो गया और उसकी जगह चाइना को रूलिंग डायनेस्टी के नाम से बुलाया जाने लगा, जैसे कि द ग्रेट चिंग या मिंग। बाद में जब चाइना एक यूनिफाइड एम्पायर बन गया, तब मिडिल किंगडम वो रीजन था जहां चाइनीज एम्परर रहा करते थे। 19th-20th सेंचुरी में जाके मिडिल किंगडम टर्म का इस्तेमाल पूरी चाइनीज कंट्री के लिए होने लगा। इसका पर्पस चाइनीज लोगों में यूनिटी और सॉलिडेरिटी पैदा करना था। मिडिल किंगडम का आइडिया मॉडर्न चाइना की ग्रोथ में भी सिचुएटेड है, जिसकी चर्चा अब हम करेंगे। मॉडर्न चाइना, द रिटर्निंग पावर।
यूएसए के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर कहते हैं कि चाइना खुद को सिर्फ एक राइजिंग पावर की तरह नहीं, बल्कि एक रिटर्निंग पावर की तरह देखता है। इस आइडिया को समझने के लिए हमें चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी और पॉलिटिकल लीडरशिप देखनी होगी, जो शुरू होती है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन टर्म का राइज 1915 में हुआ, जब चाइनीज नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था। चाइना का ऐसा मानना है कि फर्स्ट ओपियम वॉर और चिंग डायनेस्टी के फॉल के बाद चाइना ऑलमोस्ट 100 इयर्स तक एक ह्यूमिलिएशन की स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था ड्यू टू कॉलोनियल पावर्स। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने पर माओ जेडोंग ने सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का एंड घोषित कर दिया। इसके बाद चाइना में ऐसे कई बदलाव आए जिससे चाइना अब अपने ह्यूमिलिएशन को पीछे छोड़ एक पावरफुल स्टेट बनने जा रहा था। कोरियन वॉर के वक्त यूएन फोर्सेस को रिपेल करना, 1997 में हांगकांग और 1999 में मकाओ का रीयूनिफिकेशन और इवन बीजिंग का 2008 में समर ओलंपिक्स को होस्ट करना इस बात का सबूत बन गया कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन अब खत्म हो चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्चुअली तब खत्म होगा जब चाइना अपनी सभी सो कॉल्ड राइटफुल टेरिटरीज को हासिल कर लेगा, चाहे वो ताइवान हो, सेंकाकू आइलैंड हो या फिर इंडिया का अरुणाचल प्रदेश पर उसका क्लेम। चलिए अब समझते हैं चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को। इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी। दोस्तों, माओ की रेजीम में चाइना की इकोनॉमी सेंट्रली कंट्रोल्ड, पुअर, इनएफिशिएंट और स्टैग्नेंट रही। माओ के पहले चाइनीज लीडर नेशनलिस्ट लीडर चियांग काई शेक की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने काफी इन्फ्लेशन कॉज किया था, जिसके साथ माओ को डील करना था। साथ ही माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी ने प्राइवेट फार्मिंग खत्म कर स्टेट कंट्रोल्ड फार्मिंग इंट्रोड्यूस की। उन्होंने बैकयार्ड फर्नेसेस के थ्रू लोकल लेवल पर स्टील प्रोडक्शन भी चालू किया, लेकिन ये पॉलिसीज मैसिव फेलियर साबित हुई। ग्रेट लीप फॉरवर्ड इंड्यूस्ड मैसिव फैमिन्स में लगभग 45 मिलियन लोग मारे गए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के चलते चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के विद इन रेबल्स उभरने लगे, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन लॉन्च किया। इसने भी वहां मैसिव पॉलिटिकल केओस क्रिएट किया, जिसकी वजह से इकोनॉमी में भी काफी डिसरप्शंस आए। माओ के बाद दौर आया डेंग शाओपिंग का। 1978-79 में चाइना ने फ्री मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इन रिफॉर्म्स में डेंग ने चाइनीज इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट, स्मॉल और प्राइवेट इंडिविजुअल फार्मर्स को प्रमोट और ह्यूमन रिसोर्सेज में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए। ये रिफॉर्म्स सक्सेसफुल हुए और चाइना की इकोनॉमी का मैसिव राइज हुआ। वर्ल्ड बैंक चाइना की राइज को हिस्ट्री का फास्टेस्ट सस्टेन्ड एक्सपेंशन कहता है। चाइना अपनी जीडीपी को हर 8 सालों में डबल करने लगा और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बाय 2015 उसने 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। इन्हीं रिफॉर्म्स की बदौलत आज चाइना वर्ल्ड्स फैक्ट्री बन के उभरा है और उसकी इकोनॉमी $14.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो इंडिया का लगभग 5 गुना है। चाइना का राइज उसकी केपेबल लीडरशिप की वजह से भी है, जिसकी चर्चा अब हम आगे करते हैं। केपेबल पॉलिटिकल लीडरशिप। माओ के बाद चाइना में काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, जिसने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स को टारगेट करना और आसान बना दिया। डेंग शाओपिंग ने 4 मॉडर्नाइजेशंस के आइडिया को 1978 में इंप्लीमेंट किया, जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एग्रीकल्चर, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इंडस्ट्री और लास्टली नेशनल डिफेंस को दी गई। शाओपिंग का एम था चाइना का कंप्लीट रिजुविनेशन। प्रैक्टिकली इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन का मतलब था रूरल एरियाज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इंडस्ट्री में ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करना एटसेट्रा, जिसे शाओपिंग सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स कहते थे। डेंग शाओपिंग ने चाइना के मॉडर्नाइजेशन को एक डेफिनेट डायरेक्शन दिया। डेंग के बाद आए जियांग जेमिन, जिन्होंने 3 रिप्रेजेंट्स की थ्योरी दी। इसके हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी के 3 रोल्स थे: चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल आइडेंटिटी का डेवलपमेंट और मेजॉरिटी के फंडामेंटल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। जेमिन के आइडिया ने कम्युनिस्ट पार्टी के रोल्स को क्लैरिफाई किया। जेमिन के बाद हु जिनताओ ने 8 ऑनर्स एंड 8 शेम्स को प्रमोट किया, जिसे हर चाइनीज सिटीजन को फॉलो करना था।
ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज की तरह थे, जैसे लव द कंट्री, सर्व द पीपल, फॉलो साइंस, लिव प्लेनली एटसेट्रा। इससे चाइनीज सिटीजन से पार्टी के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये क्लियर हुए। फिर शी जिनपिंग ने थियोरी ऑफ 4 कॉम्प्रिहेंसिव्स इंट्रोड्यूस किए, जो चाइना के 4 पॉलिटिकल गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें चाइना को एक मॉडरेटली प्रॉस्परस सोसाइटी बनाना, रिफॉर्म्स को डीपन करना, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना और पार्टी को स्ट्रिक्टली गवर्न करना इंक्लूडेड है। चाइना की केपेबल लीडरशिप भी इसकी ग्रोथ स्टोरी और पॉलिटिकल एम्बिशंस का एक इंपॉर्टेंट रीजन है। सक्सेसिव चाइनीज लीडर्स ने चाइना के मॉडर्नाइजेशन का डायरेक्शन डिसाइड किया, कम्युनिस्ट पार्टी में डिसिप्लिन को मेंटेन किया और अपने सिटीजन्स को आइडियल बिहेवियर परस्यू करने के लिए मोटिवेट किया। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से आज चाइना अपने आइसोलेशनिज्म से फुली बाहर आ चुका है और अब चाइना रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने पावर्स को असर्ट करने लगा है, जो हमें चाइना के राइजिंग असर्शंस इन इंडो पैसिफिक और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दिखता है, जिसके थ्रू वो खुद की प्रेजेंस दुनिया भर में इस्टेब्लिश करना चाहता है। इसने वेस्टर्न वर्ल्ड में पैनिक क्रिएट कर दिया, जिन्हें डर था कि अब स्टेटस को बदलने वाला है। पिछले साल स्टार्ट हुआ चाइना यूएस ट्रेड वॉर भी इसी चाइनीज असर्शन और वेस्ट के पैनिक का सिम्टम है। इस कॉन्टेक्स्ट में जन्म हुआ मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स के आइडिया का। लेकिन क्या ये मिडिल किंगडम थियरी साइंटिफिक और जस्टिफाइड है? आइए देखते हैं। इज द मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स जस्टिफाइड? जॉन किंग फेयरबैंक को फादर ऑफ मॉडर्न चाइनीज स्टडी माना जाता है। फेयरबैंक कहते हैं कि एंशिएंट चाइना में चाइनीज एम्परर्स अपने किंगडम को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानते थे, जिसे हेवनली अथॉरिटीज रूल करती थी। अक्सर ऐसे बिलीफ्स एंशिएंट और मिडीवल किंगडम्स में देखे गए हैं, लेकिन स्कॉट कैनेडी कहते हैं कि भले ही चाइना के एम्बिशंस आज और अग्रेसिव हो रहे हों, बट मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स एक कंप्लीटली वेस्टर्न आइडिया और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, और वो इस कॉन्सेप्ट की थ्योरेटिकल वैलिडिटी को भी क्वेश्चन करते हैं। इनफैक्ट एम्बिशन एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है और ऑलमोस्ट हर कंट्री खुद को पावरफुल दिखाने की कोशिश करती है। इंग्लिश डिप्लोमैट एंड स्कॉलर एंडेमियन विल्किंसन भी कहते हैं कि अगर चाइना खुद को यूनिक और सुपीरियर समझता भी है तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। मॉडर्न नेशन स्टेट्स में शायद ही ऐसा कोई देश है जिसके लोग खुद की कल्चर, सोसाइटी और सिविलाइजेशन पर प्राइड महसूस नहीं करते और खुद को ग्रेट नहीं बोलते। 19th सेंचुरी में जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हुई थी, तब मॉडर्न नेशनलिस्ट लीडर्स ने भी इंडिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस की बात की थी, ब्रिटिशर्स को काउंटर करने के लिए। ये प्राइड आज भी एग्जिस्ट करता है। यूएसए भी इसका एक एग्जाम्पल है, जहां के सिटीजन्स खुद को अमेरिकन्स कहते हैं, जबकि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में 30 से ज्यादा और कंट्रीज भी हैं। ये भी मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स जैसा ही है। डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन भी इसी तरह की सोच का आउटकम था, जिसमें यूएसए की लॉस्ट ग्लोरी को वापस हासिल करने की बात की गई थी। इसके अलावा यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के थ्रू व्हाइट मैन्स बर्डन जैसे बने बनाए कॉन्सेप्ट्स भी इसी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी से आते हैं। इसलिए चाइना के हर मूव को सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स के प्रिज्म से देखना शायद चाइना के बिहेवियर को साइंटिफिकली समझने में हेल्प नहीं करता। स्कॉलर्स मानते हैं कि हमारे पास और कई बेटर कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हम चाइना के बिहेवियर को और अच्छे से समझ सकें, जैसे नियो लिबरलिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म के थ्रू चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझा जा सकता है। बैलेंस ऑफ पावर, डिपेंडेंसी, हेजेमनी, हाइपर नेशनलिज्म एटसेट्रा से चाइना के फॉरेन रिलेशंस और मिलिट्री एक्शंस को एनालाइज किया जा सकता है। इनफैक्ट चाणक्य नीति से भी चाइनीज अग्रेशन को समझा जा सकता है, और ये सभी कॉन्सेप्ट्स मिडिल किंगडम थियरी से ज्यादा केपेबल हैं चाइना के अग्रेसिव बिहेवियर को साइंटिफिकली समझने के लिए। तो ये थी चाइना और उसके मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स की कहानी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की। कंक्लूजन। दोस्तों, इंडिया ने रिसेंटली चाइनीज अग्रेशन को बहुत करीब से देखा है, और इस बात में भी सच्चाई है कि चाइना ने समय समय पर इंडिया के रीजनल पावर और सोवरेनिटी को चैलेंज करने की कोशिश की है। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का CPEC कॉरिडोर, चाइनीज मैप्स जो अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बताते हैं,
बॉर्डर पे इंडियन साइड में बार बार घुसने की कोशिश करना, रिसेंटली हुए गालवान वैली में क्लैशेस इसी का नतीजा है। इसलिए ये जरूरी है कि चाइना के बिहेवियर को साइंटिफिकली और सही तरीके से समझकर हम उसके अगेंस्ट एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाएं। ये काउंटर स्ट्रैटेजी जब तक सही एनालिसिस पर बेस्ड नहीं होगी, तब तक उसका सक्सेसफुल होना मुश्किल होगा। इसलिए यह भी जरूरी है कि इंडियन स्कॉलर्स मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स के अलावा बैलेंस ऑफ पावर, डिपेंडेंसी, हेजेमनी, हाइपर नेशनलिज्म एटसेट्रा जैसे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू भी चाइना के फॉरेन रिलेशंस और उसकी मिलिट्री एक्शंस को एनालाइज करें। साथ ही मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स जैसे आइडिया पर ओवर डिपेंडेंस इंडिया चाइना के बीच कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटी को भी कम कर देता है। इंडिया और चाइना हजारों सालों तक आपस में कोऑपरेट करते रहे हैं और आज के दौर में जब न्यूक्लियर थ्रेट एक सीरियस कंसर्न है, तब यह बेहद जरूरी है कि इंडिया, चाइना इन स्पेसिफिक और वर्ल्ड इन जनरल कोऑपरेशन के तरीके ढूंढें। इंडिया और चाइना जैसी इकोनॉमिक पावर्स अगर कोऑपरेशन करने में सफल हुए तो शायद सच में 21st सेंचुरी एक एशियन सेंचुरी बनकर उभरेगी।